Hello friends, my name is Kunal Khandekar and today we are going to learn about torque and moment of inertia. So बिना समय की धज्जियाँ उड़ाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये टॉर्क आया क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ क्वांटिटीज़ थी जो कि लीनियर में यूज़ होती है और सिमिलरली हमने रोटेशनल में निकाली, एंगुलर में हमने कुछ क्वांटिटीज़ को निकाला। जैसे कि लीनियर में एस यूज़ होता था डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हमने देखा एंगुलर में थीटा यूज़ होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। वैसे ही लीनियर में वी यूज़ होता था वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ हमने देखा कि ओमेगा यूज़ होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। वैसे ही लीनियर में ए यूज़ होता था एक्सेलरेशन के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ऐसा करते करते हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि लीनियर में एक टर्म यूज़ होती है फोर्स, दैट इज़ एफ यूज़ होता है। तो एंगुलर में क्या यूज़ होता है, एंगुलर में एक इसी के लिए एक टर्म आई टॉर्क, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये टाउ है जो है टॉर्क। जैसे लीनियर में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए और एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए, वैसे ही एंगुलर में टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी को, और साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो टॉर्क आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी, और अगर टॉर्क आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अगर हम और आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि फोर्स के बाद यहाँ पे कौन सी, हमने देखा कि यहाँ मास यूज़ होता है स्मॉल m। वैसे ही एंगुलर में आई आता है जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और हमने देखा लीनियर में p आता है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो वैसे ही एंगुलर में आता है l जिसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। पहले ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो नेक्स्ट स्लाइड से। ये देखिए, यहाँ से हम नोट कर लो, जो फोर्स है वैसा ही इधर टॉर्क है, मास है तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम है। और ये रिलेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस इक्वल्स टू आर थीटा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा और ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं टॉर्क कि आखिर भाई ये टॉर्क आया कहाँ से। ठीक, तो अगर कोई नट बोल्ट है, आप देख सकते हो ये नट बोल्ट है, उसे हम पाने से खोलने की कोशिश करते हैं तो एक ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट होता है जिसके वजह से ये घूमता है, उसी को हम टॉर्क कहते हैं। ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट करने वाला कौन है, टॉर्क ही है। एक फोर्स है जो कि ट्विस्टिंग इफेक्ट जनरेट करता है, लेकिन एंगुलर है, यहाँ पे ये घूम रहा है इसलिए ये टॉर्क है, सादा सा फोर्स नहीं है। ठीक है, तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा भाई, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा फोर्स लगाते हो इसे खोलने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना दूर उसे पकड़ा है, आप कितना दूर फोर्स लगा रहे हो। अगर आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, अगर आप बीच में कहीं फोर्स लगाओगे तो कम टॉर्क मिलेगा। जितना दूर, जितना ये आर रहेगा बड़ा, उतना ही टॉर्क मिलेगा आपको ज़्यादा। आर यानी आर्म लेंथ, कितना दूर आपने पकड़ा है आर, तो जितना आर रहेगा, जितना डिस्टेंस बड़ा रहेगा पकड़ने का, उतना ही टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क मिलने वाला है। और सिमिलरली एंगल पे भी ये डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगाया, मान लो ऐसा टेढ़े पे, एंगल थीटा पे, ठीक है, तो जो थीटा के साथ कंपोनेंट जा रहा है ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल ये कंपोनेंट जा रहा है ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। अब आप ही बताओ, क्या ये एफ कॉस थीटा इस बोल्ट को घुमाने में कोई हेल्प कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये तो इसके पैरेलल ही जा रहा है, यही से जा रहा है, तो कहाँ से हेल्प करेगा, है ना। तो हेल्प कौन कर रहा है, ये एफ साइन थीटा हेल्प कर रहा है। तो जितना ज़्यादा एफ साइन थीटा होगा उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें टॉर्क मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो टॉर्क किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस पे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल पे साइन थीटा पे।
तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 90 पे, जो कि हो जाएंगी 1। तो इसीलिए टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा आर इंटू एफ आ जाएगा सिंपली, क्योंकि साइन 90 होता है 1। ठीक है, ये एंगल अगर सीधा सीधा रहेगा, ये कौन सा भाई, एक मिनट, ये वाला, ये सीधा आप फोर्स लगाओगे तभी आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है। मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री रहा तभी आपको मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है। तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू लेंगे वहाँ पे, और टाउ हमारा आ जाएगा आर इंटू एफ। टाउ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमारी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलॉन्ग जाती थी, वैसा ही टॉर्क जो है ये भी कहा जाने वाला है, एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाला है। अगर आपको इसका डायरेक्शन देखना है, सिमिलरली आपको राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करना पड़ेगा। जिधर आपका थंब है उसी डायरेक्शन में टॉर्क जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ देखिए, ये है रेडियस ऐसी जाने वाली आर, इधर साइड आर इधर जाने वाली है। यहाँ से इसको बढ़ाना है आपको, एक्सटेंड करना है बाहर। आपने लगाया फोर्स यहाँ से आपने फोर्स लगाया, तो आप इसे ऊपर लेके जाओ, ऐसा फोर्स को यहाँ से ऐसा फोर्स जाने वाला है। और आप टाउ का डायरेक्शन, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए, आर से एफ की तरफ आपकी उंगलियों को कर्ल करो, राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करो। तो अगर आप राइट हैंड की उंगलियों को ऐसा कर्ल करते हो, मेरे साथ करके देखो ऐसा, तो आपका जो थंब है ये आपका बाहर की तरफ, आपके मुंह की तरफ आ रहा होगा, आपकी आंखों की तरफ। ठीक है, आपके आंखों की तरफ आ रहा होगा। तो इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ आपका कौन आने वाला है, टाउ यानी कि टॉर्क आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल है ऐसा। तो ये भी ऐसा घूमता है नट, और बाहर आता है, बाहर की तरफ आएगा। ऐसा घुमाने पे ये बाहर की तरफ आता है, तो टाउ इस डायरेक्शन में आने वाला है, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर आप उल्टा घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा। सिंपल है। तो सीधा आप फोर्स को ही इसके तरफ घुमा दो, ये जो फोर्स लग रहा है इसको इसके तरफ घुमा दो, यही डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क का, जिसे आप बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि ये घूमने वाला है भाई इस तरह से, ये घूमने वाला है ऐसा घूमने वाला है, बाहर आएगा घूम के, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, और क्लॉकवाइज आए तो निगेटिव डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क, जो कि कैसी क्वांटिटी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो कंपोनेंट है टाउ का कंपोनेंट, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ जाएगा, और ये प्रोड्यूस करने वाला है ट्विस्टिंग इफेक्ट। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ आपके लिए, एक मिनट। ठीक है, आप ये नोट कर लो। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने टॉर्क देखा, टॉर्क इक्वल्स होता है आर इंटू एफ। अब हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा धागे से बांध के रखा है, ये मान लो मास m का ऑब्जेक्ट है जो इस r रेडियस पे बंधा हुआ है, और आप इसे ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो, रोटेशन कर रहे हो, तो ये भी गोल गोल घूमेगा। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी चीज़ को रोकने वाला। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने पढ़ा होगा, जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। टेंडेंसी ऑफ एन पार्टिकल टू रिटेन दैट पोजिशन इज नोन एज इनर्शिया। वैसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस मूवमेंट को वो रोकने की कोशिश करेगा, वही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, और जिसकी वैल्यू होती है mr²। तो ये आई कहाँ से भाई, mr² तो आपने बता दिया, लेकिन आई कहाँ से वो बताओ। ठीक है, देखते हैं कैसे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
की वैल्यू mr²। देखो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो r से दोनों साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने अब भी देखा r इंटू एफ क्या होता है, अब भी देखा भाई हमने r इंटू एफ क्या होता है, r इंटू एफ होता है टॉर्क, टाउ, ये होता है टॉर्क, टॉर्क हो गया ये इक्वल्स टू ये m ये r, और a के जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है r अल्फ़ा, होता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो r अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा m r² अल्फ़ा, आ जाएगा m r² अल्फ़ा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एक मिनट इंक चेंज कर ले, हाँ ये देखिए हमारा फॉर्मूला था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल था, ये फॉर्मूला था। और फोर्स के जगह टाउ आ गया एंगुलर में, सही बात है। एक्सेलरेशन के लिए के जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, अल्फ़ा आ गया। मास के जगह कौन आ गया, mr² आ गया, कौन आ गया मास के जगह, mr² आ गया। और इसी mr² को हमने नया नाम दे दिया है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इक्वल्स टू ये mr² के जगह लिख देंगे i, और ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, टाउ इक्वल्स टू i अल्फ़ा। और i इक्वल्स टू कौन है भाई, mr² है, क्योंकि जो काम लीनियर में मास करता था वो काम एंगुलर में mr² करता है हमारे फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ से आ गया i इक्वल्स टू mr²। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लिखा हुआ है बढ़िया से, ये देखिए i इक्वल्स टू mr²। और ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अलॉन्ग है ये, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसे कोई भी एक्सिस का नाम दे सकते हैं बाद में। ठीक है, तो i इक्वल्स टू आ गया mr² आ गया। अगर ऐसे एक की जगह बहुत सारे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो, ये ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे समझ लीजिए बहुत सारे मास कनेक्ट है, छोटे छोटे r1 r2 r3 अलग अलग डिस्टेंस पे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सीधी सादी सी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, सिंपल i x क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 प्लस m5 r5, ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा mn rn तक, जितने मास रहेंगे सबको बस जोड़ देना है। तो वही आपकी किताब में दिया होगा समेशन करके। ठीक है, तो सम मतलब ये होता है सबको जोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब आपकी किताब में और एक चीज़ दी होगी कि निकाल के दिखाओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इन पार्टिकल्स की, बराबर। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, हाफ mv² होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आपको पता है i इक्वल्स टू mr² होता है कि नहीं, होता है। तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इक्वल्स टू आ जाएगा i अपॉन r² आ जाएगा, i अपॉन r² आ जाएगा। तो यहाँ m के जगह वैल्यू पुट कर दो, 1/2 m के जगह आप वैल्यू पुट कर दो तो i अपॉन में r² और ये v²। ठीक है, अब v क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, होता है कि नहीं, होता है। तो यहाँ v के जगह पुट कर दो, v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो 1/2 आए तो वैसा का वैसा अपॉन में r² भी वैसा का वैसा, और v के जगह आ जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है v का स्क्वायर, तो r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये r² से ये r² कट जाएगा। ठीक है, तो
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएंगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा, सिंपली उतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गया हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी आई अपॉन आर स्क्वायर, फिर वी के जगह भी आर ओमेगा पुट कर दिया और सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग छोटे छोटे बॉडीज़ का देखा हमने, जैसे कि छोटे छोटे मास थे, m1 था, m2 था, ऐसे छोटे छोटे मास थे। तो हमें उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में निकालना था, तो हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया साथ में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से मिल गया। लेकिन ये जो है कॉन्टिन्यूस बॉडी है, कॉन्टिन्यूस बॉडी मतलब पूरी एक बॉडी है, ये पूरी बॉडी है ऐसी, जिसमें छोटे छोटे मास बहुत सारे हैं। ये बॉडी छोटे छोटे बहुत सारे मास से बनी है, तो इन छोटे छोटे मास का फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का निकाल के कैसे जोड़ेंगे सबको, है ना। तो इसका कैसे निकालते हैं, देखो अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, अब ये रिजिड बॉडी क्या होता है, अच्छा ये तो मैं बता नहीं रहेगा आपको कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिनके जो मास है, छोटे छोटे अंदर के मास है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी ज़िंदगी में चेंज ना होता हो, ऐसी बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। मतलब अगर कोई दो मास है उसके बीच में, मान लो ये एक मास है छोटा सा और ये एक मास है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़िंदगी में कभी चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोला जाता है। प्रैक्टिकली तो ऐसी बॉडी लाना पॉसिबल ही नहीं है, रियल में ऐसी कौन सी बॉडी है जिसके बीच का मास कभी चेंज ही नहीं होगा, डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगा मास का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि ऐसी बॉडीज़ है, जो भी सॉलिड बॉडीज़ है उनको हम मान लेते हैं, जैसे कि रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, डिस्क हो गई, इन सारी बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडी मानते हैं और उन पे हम ये रूल अप्लाई करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह उनका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये एक रिजिड बॉडी है जो कि कॉन्टीन्यूस है, पूरा मास भरा हुआ है इसमें अंदर। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है mr² होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा चिन्नू सा पार्टिकल लेंगे, इस बॉडी का छोटा सा पार्टिकल ले लिया चिन्नू सा, जिसका मास क्या है dm है। तो इस छोटे से पार्टिकल का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, di, मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू dm, छोटा सा मास और r²। अब ये d क्यों आया भाई, ये है डेरिवेटिव आप मैथ्स में पढ़ोगे। डेरिवेटिव क्या होता है, किसी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। तो हमने छोटे से पार्टिकल में इसको तोड़ दिया, उसका चिन्नू सा पार्ट लिया है और फिर हमने किया उसको इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रेट मतलब होता है कि सारे पार्ट्स को भी जोड़ देना। ये इसी तरह हो गया कि कैसे किसी फ्लास्क को हमने तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया और बाद में हमने क्या किया, उनको फेविक्विक से जोड़ दिया। पहले तोड़ देना फिर जोड़ देना, तो बाद में हमने इसी डिफरेंशिएट किए हुए को क्या कर दिया है, इंटीग्रेट करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन गायब हो जाएगा और मिलेगा क्या, आई मिलेगा, वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो पहले आया था वही मिल जाएगा और यहाँ रह जाएगा ये dm r², इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई कॉन्टीन्यूस बॉडी है और अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप फार्मूला यूज़ करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm r² या इंटीग्रेशन ऑफ r² dm बोलो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। और जैसे कि अंदर में r² है तो यहाँ dr होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू r रहना चाहिए इंटीग्रेशन, पर यहाँ dm है, तो हम आगे देखेंगे कि इसे कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, कंटिन्यूस बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप यूज़ करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। ठीक है, तो देखते हैं कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के। चलो, जैसे कि हम निकाल के देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एक रॉड का निकाल रहे हैं, एक सॉलिड रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है, जिसमें
जिसमें जो एक्सिस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस कहाँ से पास होगी। तो जो एक्सिस है वो उस रॉड की सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस। सेंटर ऑफ मास क्या है ये आप पहले ही देख चुके हो स्टार्टिंग में, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादातर के मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही रहेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहेगा, वहाँ से ये एक्सिस देखो पास हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे। देखो ये एक रॉड है, अब हम क्या, इस रॉड की लेंथ दी हुई है L, ठीक है, और यहाँ से एक्सिस जा रही है, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा सेंटर। यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा चिन्ह सा मास लिया, जिसे हम dm बोल रहे हैं, ये छोटा सा मास ले लिया हमने dm, ठीक है, और अभी हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I इक्वल्स टू हो जाएगा dm छोटा सा मास है dm और r स्क्वायर, r जो था देखो पिछले बॉडी में r जो था ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था। इस बार हमने डिस्टेंस को x लिया है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस बॉडी है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर हो जाएगा, dm x स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये छोटे से पार्टिकल का हुआ। अभी अगर हमें पूरे पार्टिकल का को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें उसमें लिमिट डालनी पड़ेगी कि ये यहाँ तक सीमित ना रहे, ये छोटे से पार्टिकल तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे बॉडी तक चला जाए। तो लिमिट क्या डालेंगे, देखो दो तरीके हैं क्या, कि आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक का सॉल्व करो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन लेफ़्ट साइड में है, उसे डबल कर दो। मतलब ये 0, ये जो एक्सिस है 0 से लेके तो आप ये L/2 तक चले जाओ, ऐसा कर सकते हो। 0 से लेके तो L/2 तक लिमिट लगाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 0 से भी पीछे चले जाओ L/2, यानी -L/2 तक जाओ और इधर +L/2 तक जाओ, और -L/2 से लेके तो +L/2 तक लिमिट ले लो। तो आपके बुक में जो है वो यही दिया हुआ है, -L/2 से +L/2 तक, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे। बाकी आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, आप 0 से लेके तो L/2 तक जा सकते हो और उसे डबल कर सकते हो आंसर को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाओ और डबल कर दो, जैसी जिसकी सोच, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम ये लिमिट जो आ जाएंगी, ये आ जाएंगे -L/2 से तो +L/2 तक, ठीक है। क्यों -L/2 से +L/2 आई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 है, इधर में प्लस है और इधर में माइनस है, हमने पूरा ले लिया -L/2 से +L/2 तक, ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या, ये x वाली टर्म है, ये dm है, dm और x स्क्वायर कभी आपस में इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे हमें यहाँ पे x वाली टर्म है, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू x रहना चाहिए, यानी वहाँ पे dx रहना चाहिए। अब dx लाए कहाँ से, तो उसके लिए एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम है लैम्बडा इक्वल्स होता है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये जो बॉडी हमने ली है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है, इसलिए लैम्बडा कांस्टेंट लेंगे जो होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्बडा इक्वल्स होता है m/L होता है, क्योंकि इसकी लेंथ L है इस पार्टिकल की। अगर हम छोटे से पार्टिकल का देखना चाहें, किसका, छोटे से पार्टिकल का, dm का, छोटे से पार्टिकल का, उसकी छोटी सी चिन्नू सी लेंथ होंगी dx, होंगी कि नहीं, तो मास के जगह आ जाएगा dm और लेंथ के जगह आ जाएगा dx आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम dm की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएंगी लैम्बडा इंटू dx आ जाएंगी। इस dm की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं dm के जगह, तो फिर वो आ जाएगा I इक्वल्स टू लैम्बडा dx और x स्क्वायर, ये आ जाएगा, बराबर है, ये आ जाएगा। dm के जगह हमने लैम्बडा और dx पुट कर दिया। अब ये जो लैम्बडा है ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है m/L, ये कांस्टेंट है, तो
तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको आना चाहिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकाले भाई, ठीक है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये होता है इंटीग्रेशन। नहीं भी पता तो याद कर लो, जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे, x का पावर n है तो n+1 और अपॉन में भी n+1, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। x के पावर में कुछ भी रहे, x का पावर 2 है तो x का पावर 3 अपॉन में 3 आया, x का पावर 3 होता तो x का पावर में 4 अपॉन में 4 आता, x का पावर 4 होता तो x का पावर में 5 अपॉन में 5 आता, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये आ गया x का पावर 3 अपॉन में 3, और ये लिमिट जो है इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर वाले को नीचे लिखेंगे, अपर वाले को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी हमने m/l, ठीक है। अब ये जो लिमिट्स है ये x की जगह पुट की जाती है, ये जो x है इसके जगह पे हम इन लिमिट्स को पुट करते हैं। तो हम लिमिट्स पुट करने वाले हैं, ये 3 जो है इसके जगह कुछ पुट नहीं होने वाला तो इसे बाहर निकाल दिया हमने, कांस्टेंट बाहर ला लिया, ठीक है। x के जगह हम इन लिमिट्स को पुट करेंगे। पुट कैसे करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की जाती है। कैसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारी अपर लिमिट है प्लस में l/2, तो x के जगह पुट करेंगे प्लस में l/2 उसका क्यूब, माइनस का साइन, माइनस लोअर लिमिट है हमारी माइनस में l/2, तो x के जगह हम लिखेंगे माइनस में l/2 उसका क्यूब, क्योंकि वो x का क्यूब है। समझा, बिल्कुल समझ गया, ठीक है। 1/3 भाई से बाहर, l/2 का क्यूब हो जाएगा l क्यूब, ऊपर में अपॉन में 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, माइनस इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर भी आएगा l क्यूब अपॉन में 8। जब भी बेस सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते, तो वो क्या आ जाएगा 2l क्यूब अपॉन में 8 आ जाएगा, l क्यूब प्लस l क्यूब 2l क्यूब, ठीक है। यहाँ से 2 से ये 8 कट गया 4 बार, ये l से यहाँ का l क्यूब में का एक पावर कट गया तो l का स्क्वायर बच गया वहाँ पे, तो ऊपर क्या बचा m और ये l का स्क्वायर, m और l का स्क्वायर, और नीचे में 4 3 ज़ा 12 बचा। तो हमें क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया है वो ml² बाय 12, ml² बाय 12 ये मिल चुका है, ठीक है। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, एक रॉड का, जिसकी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I = ml² बाय 12। ऐसा ही आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, जिसका बुक में आपको बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम कुछ का निकाल के देखेंगे, बाकी आपको तो याद ही करना है, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हो, याद किया तो बहुत ही अच्छा है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रॉड का। अब आगे बढ़ते फिर इसके बाद अभी हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इसी रॉड का देखेंगे, लेकिन अभी इस बार क्या करेंगे, हम एक्सिस को कई और से पास कराते, यहाँ से पास करा के देखेंगे, एक एंड से पास करा के देखेंगे। कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक्सिस चेंज हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। हमने अभी बीच में से एक्सिस डाली और घुमाया तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इतना फोर्स है जो कि रोटेशन को रोक रहा है, मूवमेंट को रोक रहा है। अभी देखेंगे कि कॉर्नर से अगर एक्सिस घुमाई तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये रहा दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड, एक एंड से अभी एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। एक एंड से आप देख सकते हो यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, तो ये अभी अपना इनिशियल पॉइंट मतलब 0 हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट देखेंगे तो 0 से लेके तो पूरी L तक आ जाएंगी, अभी लेंथ पूरी L है, तो अभी लिमिट चेंज होगी, सिर्फ 0 से लेके L तक हमारी लिमिट आ गई। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाते हैं तो लिमिट चेंज हो जाएंगी सिर्फ 0 से लेके L तक, और x² dm, क्योंकि ये डिस्टेंस x है और dm वैसा ही। हमें पता है लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, m/l,
वैसे ही हमने डी एम पिछले इसमें ही निकाला है, डी एम इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू डी एक्स होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट करने से हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा डी एक्स पुट कर दिया, लैम्बडा जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, लैम्बडा की वैल्यू होती है m अपॉन एल, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, जो कि आपको पता है, अभी बताया मैंने। पावर में +1 करेंगे, अपॉन में भी वही करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 आ गया। लिमिट होंगी 0 से लेके तो एल तक, 0 से लेके तो एल तक लिमिट हो जाएंगी। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये m अपॉन एल, वैसा ये 3 बाहर निकाल लिया हमने, m3l/। और अभी हम पुट करेंगे अपर लिमिट x के जगह माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट l है तो ये l का क्यूब आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 है तो ये 0 का क्यूब आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ सिर्फ l क्यूब बचेगा। और एक l से ये l कट जाने वाला है और l का पावर 2 बचने वाला है ऊपर, तो आ जाएगा ml2/3 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। जब हमने सेंटर से एक्सिस डाली थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ml2/12 था। डिवाइड में 12 है, बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, कम है। और यहाँ डिवाइड में 3 है, छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ज़्यादा है। तो अगर हम सेंटर से घुमाते हैं तो इजीली घूमती है कोई भी चीज़, अगर हम कॉर्नर से घुमाते हैं तो घुमाने में हमें तकलीफ जाएंगी, उसे ज़्यादा हट जाएगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब कोई भी प्लेट समझ सकते हो आप, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि 2D है और एक्सिस क्या कर रही है, अभी उसके सेंटर ऑफ मास से ही पास होने वाली है। अभी सारे हम सेंटर ऑफ मास से ही पास कराएंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो ये रही अपनी एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, ठीक है, जिसकी लेंथ है स्मॉल एल और ब्रेथ क्या है, बी है, स्मॉल बी, ठीक है। अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, I = x² dm। x² क्यों, क्योंकि हमने एक x डिस्टेंस पे क्या की, एक छोटी सी चिन्नू सी स्ट्रिप काटी है। इस बार स्ट्रिप काटी क्योंकि 2D है, छोटा पार्ट नहीं बल्कि स्ट्रिप है, जिसकी छोटी सी लेंथ रहेंगी dx और जिसका विथ क्या रहेंगी भाई, बीच रहेंगी पूरी यहाँ से यहाँ तक, है ना। और मास रहेगा जिसका dm रहने वाला है, और ये x डिस्टेंस पे काटी है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm x² या x² dm, जो भी है, x² dm या dm x², आप जो लिखना चाहो। लिमिट क्या लेंगे भाई, ये एक्सिस सेंटर से जा रही है तो लिमिट रहेंगी -L/2 से लेके तो +L/2 तक, यहाँ से -L/2 से लेके तो +L/2 तक लिमिट रहने वाली है। जब भी सेंटर से लेके जाओ तो सेम लिमिट रहने वाली है। अब जैसा वहाँ पे कांस्टेंट था लैम्बडा = मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ था, वैसे ही यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी आ गई है। तो नया कांस्टेंट आएगा क्या, सिग्मा। सिग्मा = होता है मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यानी मास के नीचे अभी लेंथ नहीं बल्कि मास के नीचे एरिया आने वाला है, एरिया आने वाला है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सिग्मा = मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटी सी स्ट्रिप है जिसका मास क्या है, छोटा सा है, चिन्नू सा dm है, तो मास तो dm हो जाएगा। ये छोटी सी स्ट्रिप हमने ऐसी काटी है, ऐसी स्ट्रिप काटी उसकी, तो छोटा सा मास तो उसका dm है। छोटी सी लेंथ कितनी इसकी, इतनी सी छोटी सी लेंथ, वो है dx लेंथ है, तो छोटी सी लेंथ क्या आ जाएंगी उसकी, dx आ जाएंगी, dx लेंथ आ जाएंगी। लेकिन ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेथ तो उतनी च रहेंगी क्योंकि ब्रेथ छोटी नहीं हुई, हमने ऐसी सीधी स्ट्रिप काटी तो ब्रेथ उतनी की उतनी है, तो ब्रेथ वैसी की वैसी रह जाएंगी। तो दोस्तों मास की जगह dm डाल देंगे, लेंथ के जगह dx डाल देंगे, इस लेंथ के जगह dx डाल देंगे और ब्रेथ वैसी की वैसी बी रहेंगी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा dm अपॉन में dx इंटू बी हो जाएगा, सही बात है।
यहाँ से अगर हम डी एम निकालें तो डी एम इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा बी डी एक्स, ये सब आने वाला है। इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं अपन वैल्यू तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा डी एम के जगह लिखे एक्स, डी एम के जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही आएगा, डी एम की जगह हम लिख देंगे सिग्मा बी डी एक्स। ठीक है, अब सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ब्रेथ भी इस रेक्टेंगल की तो कांस्टेंट ही है, चेंज कहाँ हो रही है, वो भी बाहर आ जाएंगी। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा, और लिमिट रहेंगी वही -L/2 से लेके तो +L/T तक। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन एरिया, यानी M/L/B। ठीक है, M/L/B होता है। तो B से तो B कट गया, बचा क्या M/L। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, तो ये चीज़ हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। -L/2 से लेके +L/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर यही आता है, x³ पिछले स्लाइड में आप देख सकते हो, इसके भी पिछले स्लाइड में ये देखो सेम ही है। सॉरी, ये तो गलत जगह आ गया पीछे, हाँ ये देखो ये सेम ही है, -L/2 से लेके +L/2 x³ और बाहर में M/L है, तो यहाँ पे भी तो वही है, बाहर में M/L बचा और अंदर में x³ -L/2 से लेके +L/2। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, mL²/12 ही आने वाला है। सेम ही आ जाएगा जैसा हमारा रॉड का आया था जब हमने उसके एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास कराई थी एक्सिस को। तो सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D लैमिना, मतलब 2D रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका भी वही आने वाला है, mL²/12। और ये याद रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है mL²/12। और रॉड का भी यही आया था, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी यही आया, रॉड का भी यही आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमें क्या देखना है, अब हम देखने वाले हैं कि आपके जो बुक में दिया हुआ है, किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिया आपको बुक में। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिया है रिंग का आप देख सकते हो। तो रिंग का बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो ये एक रिंग है, जिस ऐसी रिंग, चूड़ी देखी होंगी आपने, चूड़ी, उसी को एक रिंग मान लो, चूड़ी खनकेंगी वो वाली। ठीक है, तो ये जो चूड़ी है इसकी ये रेडियस रहेंगी R, इधर भी वही उधर भी वही, हर जगह R। ठीक है, हर जगह सेम, हर जगह सेम रहने वाली है। अब अगर आप छोटा सा चिन्नू सा मास लेते हो, यहाँ पे छोटा सा आपने मास ले लिया यहाँ पे, और उसका अगर आप इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, तो क्या आएगा वो, भाई ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस है R² और ये dm, ऐसा ही आने वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, R² तो कांस्टेंट है, तो आपने उसे बाहर निकाल दिया, बचा कौन अंदर में, इंटीग्रेशन ऑफ dm बचा। ठीक है, dm इंटीग्रेशन कर रहे हो आप dm का। अब dm का इंटीग्रेशन करना बोले तो पूरे मासेस को जोड़ देना। आप ये बहुत सारे छोटे छोटे मास सभी को जोड़ दोगे तो क्या ये वापस से पूरी रिंग बन जाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल बन जाएंगी, मतलब ये पूरे रिंग का मास बन जाएगा वापस से। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन ऑफ dm के जगह क्या आ गया, सीधा मास आ गया। यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ कोई चेंज थोड़ी हो रहा है सेंटर से, एक्सिस से ये 0 से लेके इधर मास नहीं है, इधर ये खोखली है, बिल्कुल हॉलो है, अंदर से बीच में चूड़ी है, आपने देखी होंगी बीच में हॉलो रहती है, वो है रिंग। तो इसलिए इसका सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mR² आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपको दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। एक डिस्क है CD देखी होंगी आपने, हाँ वही डिस्क है जिसकी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहे, तो वो क्या होगा भाई, हमें छोटी सी एक स्ट्रिप काटनी पड़ेगी यहाँ से। ये हमने छोटी सी स्ट्रिप काट दी जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r हमने लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो I इक्वल्स टू हो जाएगा R² dm, क्योंकि डिस्टेंस अभी छोटा r है तो R² dm हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और लिमिट क्या लेंगे अगर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये 0 से लेके एक्सिस यहाँ से लेके तो पूरा आखिर तक कैपिटल R तक लेंगे। तो 0 से लेके कैपिटल R तक लिए लिमिट। ठीक है, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, रिंग है वो,
डिस्क है वो, उसकी रेडियस इधर भी वही है, नहीं तो आप लोगे -r से +r। हाँ, 0 से लेके इधर भी है, 0 से लेके r ही है, देखो ये भी r ही तो होती है, 0 से लेके r, ठीक है। तो 0 से लेके r तक आप ले लोगे। अब आपको पता है सिग्मा आएगा यहाँ पे, है ना, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, डिस्क 2D ऑब्जेक्ट है तो सिग्मा आएगा। मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा, ये सर्कुलर डिस्क है तो इसका एरिया आ जाएगा πr² आ जाएगा, बिल्कुल πr², तो πr² आ जाने वाला है एरिया, सिग्मा आ जाएगा m/πr²। ठीक है, अगर हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, ये छोटी सी डिस्क हम ले रहे हैं, छोटी सी अगर हम डिस्क लेते हैं भाई, अगर हम छोटी सी डिस्क लेते हैं तो छोटी सी डिस्क का छोटा सा मास dm हो जाएगा बिल्कुल। अब एरिया कैसे निकाले, मास तो आ गया, सिग्मा तो कांस्टेंट, एरिया कैसे निकाले छोटी सी डिस्क का। तो ये जो छोटी सी स्ट्रिप ली है, अगर आप इसे ओपन कर देते हो पूरा सीधा ऐसा खोल देते हो, काट के सीधा ऐसा खोल देते हो, तो ये जो सीधी सीधी लेंथ है ये क्या होंगी, इसके सरकमफरेंस के अलॉन्ग बराबर हो जाएंगी, इस छोटी सी स्ट्रिप के सरकमफरेंस के बराबर हो जाएंगी, लेंथ इक्वल्स टू सरकमफरेंस हो जाएगा। ये ऐसी स्ट्रिप थी वो गोल, तुमने इसे काट के खोल दिया सीधा, तो वो सरकमफरेंस के अलॉन्ग यानी 2πr आ जाएंगी। और ये इतना सा डिस्टेंस क्या रहेगा, dr रहेगा। जैसे ये यहाँ से लेके तो पूरा, एक मिनट देखो, ये जो है ये सेंटर से लेके तो यहाँ तक पूरा r था, पूरा आखिर तक r था, हमने छोटा सा लिया, चिन्नू सा टुकड़ा लिया है, तो वो क्या रहेगा, dr रहेगा, क्योंकि वो पूरा r है, छोटा सा dr रहेगा। जैसे वहाँ dx लेते थे वैसे यहाँ dr लेना है, कुछ भी गलत नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये dr रहेगा। तो अगर अभी ये रेक्टेंगुलर जैसी बन गई, इसका एरिया निकालोगे तो ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ, मतलब 2πr इंटू dr, ये 2πr इंटू dr इसका एरिया आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू मास के जगह dm, और ये एरिया आ जाएगा 2πr dr। अगर यहाँ से dm की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएंगी सिग्मा इंटू 2πr dr आ जाएंगी। तो ये आ गई सिग्मा dm इक्वल्स टू सिग्मा 2πr dr आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 में डीएम की जगह हमने ये सारा का सारा पूरा गाँव यहाँ पे पुट कर दिया। जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि सिग्मा कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। ये r² और ये एक r³ बन जाएगा, बराबर है r² और ये r³ बन गया, बाकी सारी चीज़ें बाहर आ गई। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा इक्वल्स होता है मास अपॉन एरिया, पूरे डिस्क का मास अपॉन एरिया πr²। r³ अगर क्यूब है तो पावर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद 4/4, 1 से बढ़ जाता है, बताया था आपको, और लिमिट 0 से लेके r तक, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है, बचा क्या 2m बचा, अपॉन में r² बचा। इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो सिर्फ अपर लिमिट पुट कर दो, r का पावर 4 अपॉन में 4, ये आ गया। कैपिटल R हो गया स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R है लिमिट। ये r² से ये r का पावर 4, तो 2 पावर कट जाएंगी, तो ऊपर बचा सिर्फ r का स्क्वायर। ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो नीचे बचा सिर्फ 2। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है mr²/2, जिसे आप नोट करो, याद करो, कुछ भी करो, बट याद करो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में आने वाला है। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही मैंने आपको और 1-2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाया, जैसे कि रॉड का निकाले अपन ने, है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट का निकाले, आप सिमिलरली ट्राइंगल का निकाल के देख सकते हो, और भी सारे पीछे आपको बहुत बड़ा चार्ट दिया है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं, तो आप उसे याद कर सकते हो, निकाल के देख सकते हो। मैं किसी एक वीडियो में सारे के सारे, यानी ज़्यादा करके जो हम निकाल सकते हैं उन सब पे एक वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी बाद में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के बारे में, और आगे की चीज़ों के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।